ये चैप्टर मोस्टली मंडे ट्यूसडे को खत्म होगा, उसके बाद में आपके बैचेस मर्ज हो जाएंगे ऑडिट के, ठीक है। सो आपका और फ्री वालों का जो डीटी है वो चलेगा अलग अलग, सेम लेक्चर सेम डे, ये आपका अलग चलेगा, मतलब आपका नॉर्मल टाइम पे चलेगा जो चल रहा है, और उनका जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 2 से 4 अंक सर वाला चलता है वो आपका चलेगा, उनका अलग चलेगा, लेकिन सेम लेक्चर होगा, तो टेस्ट भी सेम ही होंगे, सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। और ऑडिट का लेक्चर का टाइमिंग भी सेम होगा, कॉस्टिंग का लेक्चर का टाइमिंग आप लोगों का भी सेम होगा, मतलब आप लोगों का कुछ शफलिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो, सो अपन कहाँ तक पहुंचे थे? थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, राइट। चलो, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। अभी 5 तरह के थ्रेड्स हैं। अभी तक हमने इंडिपेंडेंस देख लिया, इंडिपेंडेंस क्या होता है, फिर हमने देखा इंडिपेंडेंस को सुपरफिशियल स्टैंडर्ड से कंफ्यूज मत करना, इम्पोज बाय लॉ, ठीक है। इट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या क्या बोलता है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्या क्या बोलता है, अपीयरेंस के 3 सेंटेंसेस थे, ठीक है। दैट अवॉइडेंस ऑफ एनी फैक्ट that a third person having reasonable knowledge, ठीक है, and information can conclude that the auditor's objectivity integrity is compromised, कि वो तुमको देख के बता दे भाई ये इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, ठीक है। इसका मैंने शायद आपको एसएनडब्ल्यू करवाया था, ठीक। अब आ जाओ थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस टू ऑडिटर आर डिस्कस्ड। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस की, अभी तक अपने क्या किया, इंडिपेंडेंस किया हमने, मैप कहां तक बनाया था इसका, इंडिपेंडेंस ऑडिटर नहीं बनाया शायद मैंने, क्या बनाया मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये मेरा सेकंड रोमन था, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल में आप फटाफट एबीसीडी करके लिख दो, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में तीसरा रोमन आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, क्या बात है, हाँ मैं लिखा था। पहले हमारा मेरा डाइसी हो रहा था, बट अभी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आऊँगा, 90% मैं आऊँगा। एंड हमारा 15 सितंबर के आसपास में मोस्टली सी एस आर टी का टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा हर साल होता है, तो वो इस साल मोस्टली 15 सितंबर के आसपास है, इफ़ इट इज़ देयर, तो वो मैं अनाउंस कर दूंगा। सी एस आर टी के लोग और जो भी सी एस स्टूडेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो 2 दिन का इवेंट होता है, तो हुएवर इज़ इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट। एंड उसके बाद में फिर आप लोगों का ट्रिप प्लान है, बराबर है। बाकी गणपति वगैरह तो आपका कुछ होता नहीं, यहाँ पे एमस्क्वायर में होता है नीचे, उसका वो जो है वो है, ठीक है। ये आपका सितंबर का महीना है, अगस्त के महीने में कोई इवेंट नहीं, सिर्फ पढ़ाई है, ठीक है। रक्षाबंधन की कब है, कौन सा डे है, डे फ्राइडे ना, देंगे ना, एक दिन देंगे, एक दिन देंगे, 2 दिन नहीं, मे वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मैं 2 दिन भी दे दूं, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि जनवरी का क्या है, आइडियली रक्षाबंधन का तो एक भी दिन नहीं देना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ फेस्टिवल, एक दिन हम लोग सब छुट्टी देंगे, मैं प्रज्ञा, हम लोग ही हैं, हम लोग छुट्टी देंगे, बट हम 2 दिन नहीं दे सकते, फिर वो पोर्शन हमारा वो हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान करो ना। आपका समझो एक दिन पहले क्लास हो गया, शाम में चले जाओ घर पे, ठीक है। चलो, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। मेरे को है ना, आपको मंडे को टेस्ट है ना अपना चैप्टर 3 का, उसके पहले आप लोग मेरे को नोट्स दिखाओगे, जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं रहेंगे वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। संडे तक ये समझ के रखना बात अच्छे से, सॉरी, थर्ड चैप्टर की, ठीक है। फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस आर देयर। अभी मैप में आपने थर्ड ये लिखा ना इंडिपेंडेंस, अब इसमें पहले लिखो इंटरलिंक्ड डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स, ऐसा लिखो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब थर्ड में ए, डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव।
उसमें बी लिखो, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब देखो 5 तरह के थ्रेड्स है इंडिपेंडेंस। कितने तरीके के? 5 तरीके के थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब क्या है कि ये चीजों के कारण आपका इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, पहला पढ़ दिव्या। नहीं, सेल्फ पहला पहले का नाम क्या है? पढ़ो। है ना, क्या मतलब है इसका? ये कब ऑकर होंगे दिव्या बताओ। नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब ऑकर होगा? तो ये तब ऑकर होगा जब ऑडिट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट काय में? ऑडिट क्लाइंट में। दैट मीन्स समझो आप रिलायंस का ऑडिटर हो, ठीक है, और आपके पास में रिलायंस के शेयर है। ठीक है, अब आप रिलायंस के अगेंस्ट कोई गलत रिपोर्ट दे सकते हैं? अगर दोगे तो शेयर का भाव गिरेगा, भाव गिरेगा तो आपका भी जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट काय में इंटरेस्ट है? क्लाइंट में। अब सर आपके पास आपके शेयर्स नहीं है, आपके मामा के भतीजे के शेयर्स है, डायरेक्टली यू कैन नॉट होल्ड शेयर्स राइट। तो आप अपने रिलेटिव या किसी के थ्रू इनडायरेक्टली होल्ड करवा रहे शेयर्स। ठीक है, तो अगर वो गिरा तो आपका भी प्रॉफिट गिरेगा। तो अगर आपके पास में आपका किसी कंपनी से ऐसा कोई एक्सपोजर है तो वो एक्सपोजर आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट है उस कंपनी में। आपका इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट का मतलब आकर्षण, है ना। तो आपका खुद का इंटरेस्ट है उस क्लाइंट में। समझ में आई बात? तब ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर होगा। इसमें सिंपल सा गणित है कि आपका आपका कोई आपने शेयर्स ले रखे हैं या आपके पापा ने शेयर्स ले रखे हैं, है ना, या मान लो आपने किसी रिलेटिव ने उस कंपनी को बहुत बड़ा लोन दिया हुआ है, कंपनी डूबी, आपका लोन भी डूबा। एग्जांपल देखो, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, है ना। क्लाइंट में आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर खरीद रखे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को बोल के इनडायरेक्टली खरीदवाया। यस, दूसरा पढ़ो। मतलब क्लाइंट को आपने लोन दिया या फिर गारंटी दी या फिर क्लाइंट से लोन लिया या गारंटी ली। सर गारंटी का मतलब क्या? एनीबडी किसको पता है गारंटी क्या होता है? कभी आया फाउंडेशन में? हाँ बोलो, बोलो बोलो। एग्जैक्टली, देखो ये बोर्ड पे देखो, किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ मैं, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है ना, और ये टी है। ठीक है, अभी बी ने क्या किया, ए से लोन लिया, तो बी ने ए ने बी को लोन दिया। ठीक है, अभी ए को है ना डर है कि बी मेरा लोन डुबा देगा, तो ए लोन दे नहीं रहा था बी को। तो बी के लिए टी ने ए को बोला कि तू दे बिंदास, इफ ही डिफॉल्ट्स मैं तेरे को कंपनसेट करूंगा, मैं तेरे को पैसा दूंगा। उसको बोलते गारंटी, काइंड ऑफ लोन ही। ठीक है, तो आपने क्लाइंट को लोन दिया या फिर आपने क्लाइंट से लोन लिया, दोनों ही केस में आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर हो जाता है। बराबर है मुझे? एकदम बराबर है। ठीक है, तो पहले तो अपन बिना देखे बोलेंगे, ठीक है, मेरी तरफ। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर when auditing firm has financial interest in audit client। सिंपल है, उसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अपने को। पहला एग्जाम्पल क्या है साई शर्मा?
ध्यान दो, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। दूसरा लोन वाला था, हाँ पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, बस ऐसे ही बोलने का, लोन और गारंटी। और ये रेड वाले जो हमने बनाए हैं ये एकदम आपके लिए एग्जाम क्रूशियल पॉइंट है। तीसरा क्या है मिही का, मतलब डेफिनेटली यू कैन इंटरप्रेट, जस्ट ट्राई, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही बोला, मतलब सर मेरा जो सीए फर्म है, मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट वो है, मतलब सर अगर मैंने कुछ भी उसके अगेंस्ट किया तो वो क्या करेगा, अगले साल से इंश्योर करेगा कि मैं अपॉइंट ना हूं, सर मेरी रोजी रोटी चलेगी, मेरे एम्प्लॉयज की रोजी रोटी चलेगी, करेक्ट है, ठीक है। चौथा बड़ा सृष्टि, आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, क्या मतलब है इसका, हाँ नहीं 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 नहीं, वो तो आपने बिजनेस बिजनेस वर्ड काट दिया फिर। नहीं नाइस ट्राई, बट बिजनेस वर्ड काट दिया फिर। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या है कि आप उसको माल बेचते हो, आप उनसे माल खरीदते हो, आपके पापा उनसे बिजनेस करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ऑडिट और क्लाइंट वाला रिलेशनशिप कम है और बिजनेस रिलेशनशिप ज्यादा है। आइडियली क्या है, ये सब अलाउड नहीं है। आप अगर जब आगे सी इंटर लॉ पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है कि ये सब अगर है तो आप ऑडिटर बन ही नहीं सकते। तो आइडियली कंपनीज एक्ट ने इंश्योर किया है कि सेल्फ इंटरेस्ट रेट कम रहे, क्योंकि आप जब सीए इंटर लॉ पढ़ोगे ना उसने बोला है कि अगर ऑडिटर का बिजनेस रिलेशनशिप है तो निहाल तू ऑडिटर बन ही नहीं सकता उसका, तो जब तू ऑडिटर बन ही नहीं सकता तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट ऑकर होगा क्या, क्लियर है। लेकिन पढ़ने के लिए ये लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ो वाला प्रीत अगला, मतलब मतलब तू ऑडिटर भी है और साथ में क्लाइंट का एम्प्लॉय भी है, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट रेट, अगर मैंने यहाँ पे ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ करी तो मेरे को नौकरी से निकाल देगा, ठीक है। फिर से वही बात कि ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स है। आखिरी पढ़ो अदिति, ओ हो ये एक्सप्लेन, मतलब नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आगे थे आप, बोल प्रीत, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं, बस ये बोल दी उसने, अगर सर अच्छा रिपोर्ट दिया तो 2 लाख की फीस है, अगर मीडियम रिपोर्ट दिया तो 1 लाख की फीस है, खराब रिपोर्ट दिया तो 10,000 की फीस है, समझा। तो उसकी फीस काय पे कंटीजेंट है, वो क्या रिपोर्ट दे रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो वही सेल्फ इंटरेस्ट है, उसका खुद का इंटरेस्ट है। यस, ये हो गया अपना पहला थ्रेड। सबको क्लियर है क्या, सिंपल है, ठीक है। आप सभी लोगों ने बताया करेक्ट है। तो हमको एग्जाम में अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम सेल्फ इंटरेस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे और ये 5 से एग्जाम्पल लिखेंगे, हम जीत गए, ठीक है। अगला सेल्फ रिव्यू थ्रेड, पढ़ो साई शाम, पढ़ना भी है एक्सप्लेन भी करना है, उस हिसाब से पढ़ो और सभी लोग। बस एक सेकेंड, यहां तक का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड कब ऑकर होते हैं, जब आप कोई जजमेंट रिव्यू कर रहे हो, जब आप कोई जजमेंट रिव्यू कर रहे हो या फिर कोई कंक्लूजन रिव्यू कर रहे हो। और ये जजमेंट और कंक्लूजन आपने कब बनाया था, पिछले साल के ऑडिट। वापस से बोलता हूं, आप इस साल का ऑडिट कर रहे हो और आप कोई जजमेंट रिव्यू कर रहे हो या कोई कंक्लूजन रिव्यू कर रहे हो और ये जजमेंट और कंक्लूजन पिछले साल के ऑडिट में बना, या फिर आप मेंबर हो ऑडिट टीम के, आप क्या हो, मेंबर हो ऑडिट टीम के, और आप प्रीवियसली डायरेक्टर थे क्लाइंट के, आप प्रीवियसली, अब फॉर एग्जांपल मान लो दिव्या और मीका, ये दोनों लोग पहले मान लो रिलायंस के डायरेक्टर्स थे,
ठीक है, एक सीएफओ था, एक मान लो सीईओ था। अब वहां पे इनको लगा कि अपनी अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं बन रही, ये लोगों ने एक बहुत बड़ी सीए फर्म को ज्वाइन किया, उसका नाम है पीडब्ल्यूसी, जानते हो पीडब्ल्यूसी? ठीक है, उसको ज्वाइन किया एज अ सीनियर पार्टनर, मतलब कम से कम 3 करोड़ की सैलरी। कर सकते ना लोग, सैलरी के लिए स्विच करेंगे ना, अपना तो घर पालेंगे। ठीक है, अब इनको ऑडिट किसका करना है? रिलायंस का। ठीक है, अब पिछले साल ये दोनों मैनेजमेंट के टेबल पे बैठे थे, और ये साल ये दोनों ऑडिटर के टेबल पे बैठे, बराबर है। अब ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड आता कल, पता है आपको? अब एग्जांपल पकड़ो कि मीका और दिव्या ने पिछले साल एज अ डायरेक्टर उन्होंने जजमेंट बनाया होगा कि यार वो कंटीजेंट लायबिलिटी होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, इन्होंने बनाया है। इस साल वापस से जब वो केस आया है, अब ये लोग एज एन ऑडिटर बोल रहे हैं कि उसका प्रोविजन बनना चाहिए, उसका खर्चा बुक्स में आना चाहिए। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि तू ही तो पिछले साल था और तूने तो बोली थी कि वो कंटीजेंट लायबिलिटी होना चाहिए, मैंने तो नहीं बोली थी, तेरा डॉक्यूमेंट है। फंस गई। तो अब इन दोनों के दिमाग में क्या आएगा कि यार अपन अटक जाएंगे, अगर अपन अभी बोलेंगे कि प्रोविजन बनना चाहिए तो अपन अटक जाएंगे, इससे बेटर है चुप रहो, कुछ बोलो। उसको बोलते सेल्फ रिव्यू, आप खुद का ही रिव्यू कर रहे हो, आप खुद का ही रिव्यू कर रहे हो। ये हो गया ये वाला पार्ट कि आपके ऑडिट टीम का कोई मेंबर है जो प्रीवियसली आपके क्लाइंट का डायरेक्टर था। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी देखो पहला वाला, पिछले साल का ऑडिट भी तुम लोगों ने किया, इस साल का ऑडिट भी तुम ही लोग कर रहे, बराबर है। पिछले साल हम ही लोगों ने कंक्लूड किया था कि हाँ हाँ सीएल ही होना चाहिए, प्रोविजन नहीं बनना चाहिए, कंडीशन लायबिलिटी ही रहना चाहिए। ठीक है, इस साल हम उस जजमेंट पे सवाल उठा रहे हैं कि कौन बोला था पिछले साल कंडीशन, डॉक्यूमेंट है, आप नहीं बोला था, मैं नहीं बोला था। तो आप क्या करोगे? मैटर को दबा दोगे। उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू। आपका इंडिपेंडेंस हर्ट हो गया ना। आइडियली आपको, अगर आप इंडिपेंडेंट रहते तो मीका और दिव्या क्या बोलते कि उसका प्रोविजन बनना चाहिए, लेकिन उनको डर है कि यार हमारे ही कैपेबिलिटी पर सवाल उठेगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट चुप होगा। क्लियर है? एग्जांपल पर ये कब आते हैं? व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जब ऑडिटर रिसेंटली उस क्लाइंट का डायरेक्टर या फिर सीनियर ऑफिसर था। व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, जब वो, अभी बाप रे बाप, ये वाला कोई बताओ, बोलो मेरे को, ये वाला बताओ, ये तुम बता सकते हो, मैं बताऊंगा तुम क्लिक हो जाएगा एकदम से। सेकंड नंबर, हाँ अथर्व बता चलो। मतलब पिछले साल जो आपका डायरेक्टर था वो इस साल ऑडिटर बना, और वो वही चीज रिव्यू कर रहा है जो मतलब पिछले साल उसने वही चीज पे काम किया था जो इस साल ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर बना। तूने बहुत अच्छा सही बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला उसने, लेकिन तूने बोला पहला वाला, तू एकदम सही ट्रैक पे है, लेकिन तूने सिर्फ सोचा दूसरे तरीके से। वेरी शायद मैं बोलूं, तुमने ही कंपाइलेशन एंगेजमेंट किया और तुम ही ऑडिट कर रहे हो। तुमने सुनील किराना के एफएस बना के दिए, एस आर, क्या है वो, एस, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और तुम ही उस एफएस का ऑडिट कर रहे हो। तो व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्व्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, और वही सर्विस ऑडिट का मैटर। क्लियर हो रहा क्या? पहला हमने क्या पढ़ा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा क्या पढ़ा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, आ जाओ तीसरा, तीसरा बरखा पड़ेगी। मतलब क्लाइंट का जो व्यू है ऑडिटर इतना सपोर्ट कर रहा, उसने बोला ऐसा, हाँ ऐसा, उसने बोला वैसा, हाँ वैसा, मतलब जो तू बोल रही वो मैं बोलने वाला। बोलते ना अपन हिंदी में बोलते ना,
तू उसकी वकीली क्यों कर रहा है? कभी सुना होगा। वकीली करना मतलब तू उसका साइड क्यों ले रहा, तू उसका पक्ष क्यों ले रहा। बस वही कि कोई तीसरा पर्सन ये पक्का बोल देगा कि ऑडिटर भाई तेरी ऑब्जेक्टिविटी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, या तो तू एकदम उसके लट्टू हो गया, एकदम उसके प्यार में गिर चुका है कि वो जो बोल रही थी वो बोल रहा। ठीक है, क्लियर है। और मैंने कल ही बोला कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो एडवोकेसी थ्रेट कि आपको क्लाइंट का ओपिनियन, यू आर प्रमोटिंग क्लाइंट ओपिनियन, ठीक है, और यू आर परसीव्ड टू प्रमोट। परसीव टू प्रमोट मतलब आपको प्रमोट करने कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको परसीव टू प्रमोट है, क्लाइंट का ओपिनियन इस हद तक आपने प्रमोट कर दिया कि कोई तीसरा व्यक्ति आसानी से बोल सकता है कि याशी तेरी ऑब्जेक्टिविटी पूरी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, डन। समझ पढ़ बोलो चौथा। तीनों समझ में आया ना? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी। एकदम फन वे में करेंगे अपन, टेंशन नहीं है, पढ़ो। तो आराम से पढ़ भाई, आराम से समझ के पढ़, तेरे को समझाना भी तो है। Familiarity threats are self-evident and occur when auditors form relationships with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest. This can occur in many ways, including बस यहाँ तक समझाओ पहले। ऑडिटर का जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, तो वो हर बार क्लाइंट के ही सिंपल, कोई क्लाइंट जो बोलेगा तो हर बार वो क्लाइंट को सिंपल बोलेगा कि हाँ तेरा सही, मतलब उसकी सही करेगा कि हाँ आप लोग। सी ये थ्रेट ना सबसे ज्यादा सेल्फ एविडेंट थ्रेट होता है, ये एकदम दिख के आता है। और ये कब आता है? जब आप क्लाइंट के साथ में एक ऐसी रिलेशनशिप बना लेते हो कि आप क्लाइंट के व्यू पॉइंट से एकदम सिंपैथेटिक हो जाते हो। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं सर एडवोकेसी और ये सेम है क्या? मैं बोलता हूँ यहाँ 19-20 का फर्क है। ठीक है, ये फैमिलियरिटी थ्रेट्स जो है ना, ये नॉर्मली आता है या तो आपका क्लाइंट के साथ में कोई रिलेशन है ना, मान लो आपका कोई एक्चुअली रिलेशनशिप चालू है, ठीक है, क्लाइंट अपनी काउंटर पार्ट के साथ में। अब क्या होता है कि आप ऑडिट पे होते हो, 5 साल तक ऑडिटर चेंज नहीं होता, ठीक है, तो आप हर साल उन्हीं व्यक्ति से जाके डील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक अपने सिंपैथी डेवलप हो जाती है। होता है ना, अपन साथ में चाय पी रहे, साथ में खा रहे, साथ में घूम रहे, बात कर रहे, हंस रहे, तो अपन एक ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाते, उसको बोलते बहुत फेमिलियर हो गए आप क्लाइंट से काफी फेमिलियर हो गए। अब आप चाह कर भी आपका इंडिपेंडेंस अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो बोलता है फैमिलियरिटी थ्रेट बहुत सेल्फ एविडेंट है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ये तब ऑकर होते हैं जब ऑडिटर फॉर्म कर लेता है रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, और उसके कारण क्या होता है, ही एंड्स अप बीइंग टू सिंपैथेटिक, टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है उसको लेके उसकी बहुत सिंपैथी डेवलप हो जाती है कि यार यही होना चाहिए, ठीक है बेचारी बोल रही है ये करो, ऐसे फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, नाम ही फेमिलियरिटी थ्रेट है। इसके एग्जांपल देखो, पहला क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट्स कंपनी। मतलब क्लाइंट की कंपनी जो है उसमें क्लोज रिलेटिव है, ऑडिट टीम वाला उसमें काम कर रहा है। हाँ मतलब मतलब आराम से बोल। रिलेटिव है, हाँ, वो ऑडिट टीम में काम कर रहा। आप समर्थ ऑडिट टीम में है, समर्थ के सगे मामा जो है वो क्लाइंट में एज अ एम्प्लॉय है या सीनियर पोजीशन पे, तब समर्थ का फेमिलियरिटी थ्रेट आ गया। ठीक है, वो अगेंस्ट में नहीं बोल सकता ज्यादा। तो क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम का कोई क्लोज रिलेटिव एज अ सीनियर पोजीशन वर्क कर रहा है क्लाइंट कंपनी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। है ना, अगर आपके फर्म का कोई पहले ये था, पार्टनर था सीए फर्म का, अब उसको मान लो रिलायंस में ज्यादा पगार मिल रही है, तो वो प्रैक्टिस छोड़ के रिलायंस में चला गया, लेकिन अब यार 10 साल से पार्टनर है, तो अपना एक अपन सर सर बोलते हैं उसको, अपना एक वैसा रिलेशन है उससे। अब अपन जाके डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे क्या उसको कि तूने ये क्यों किया, थोड़ा अपने को दब के चलना पड़ेगा। फैमिली थ्रेट्स, पहला, तेरे ऑडिट टीम का कोई क्लोज रिलेटिव क्लाइंट का सीनियर ऑफिसर है। ऑडिट सीए फर्म का कोई फॉर्मर पार्टनर, मतलब पहले पार्टनर था अब नहीं है, अब क्या है, क्लाइंट के सीनियर पोजीशन पे डायरेक्ट। तीसरा लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देन स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटरपार्ट। है ना, आप 3-4 साल से ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, और सामने जो मिल रहा है वो व्यक्ति भी सेम ही है, आप भी सेम ही हो, तो 2-3 साल से क्या है, एक
डेवलप हो जाता, थोड़ा एक बॉन्ड डेवलप हो जाता, ठीक है, वो बोल रहा है वो। उसके बाद में Acceptance of significant gifts or hospitality from the client's company, its director or employees. है ना, आप ऑडिट करने गए, सर इन्वेंट्री, अरे छोड़ो इन्वेंट्री, बैठाओ इनको मालदीव की फ्लाइट में, जाओ घूम के आओ। मालदीव घूमने आए क्या यहाँ पे, काम करने आए ना, है ना, आपको वो गिफ्ट दे रहे, आपको ट्रिप्स दे रहे, आप लिए जा रहे। अच्छा ट्रिप घूम के आ गए, उसके बाद में बोलता है आपकी इन्वेंट्री खराब है, वो मानेगा क्या, फिर वो अपने मालदीव में ले जाएगा आपको कि तेरे में 5 लाख का खर्चा किया, ये बोलने के लिए किया कि इन्वेंट्री गलत है। समझ रहे हो क्या, तो ये वो वाली बात है कि आप कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट अगर एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, आप उनको क्वेश्चन पूछे, पूरा इंटरोगेशन किए, सब हो गया, आप शाम को घर के लिए ऑफिस के नीचे उतरे, उनके नीचे उतरे, सामने आपको BMW खड़ी है, वो चाबी पकड़ा रहा है, सर ये आज से आपकी है, अरे मेरी है, हाँ आपकी है, बस कल आपको साइन करना है। ये मैंने रियल वर्ल्ड में देखा है, मुंबई में इट्स वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन। जस्ट इमेजिन अ कंपनी ऑफ अ स्केल ऑफ रिलायंस, मैं रिलायंस बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सबको पता है, देर आर 1000 कंपनीज लाइक इट, ठीक है, राइट। आपने सुना होगा कभी सूरत में कुछ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को 100 कार गिफ्ट दे दी, पर जब वो अपने एम्प्लॉय को 100 कार दे सकते हैं, आपको से बाहर निकलो, मेरी इच्छा है कि आप लोग बाहर आर्टिकल चेक करो, अच्छी जगह आर्टिकल चेक करो, उसके पहले सीए इंटर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20-30 लाख की गाड़ी देना इज लाइक नथिंग, नथिंग। जब मैं मैक्लोइड में सैनवेट का वर्किंग निकाला था, मैं मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल्स का ऑडिट करता था, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी फार्मा की, बहुत जाना मैंने, टीबी ट्यूबरक्लोसिस का बहुत बड़ा रिसर्च उनका है, पेटेंट है मतलब, तो मैं अपनी इंटर्नशिप में वहाँ पे ऑडिट करता था। तो मेरे को है ना स्टार्टिंग से जीएसटी में बहुत क्रेज था, मतलब मेरे को अच्छा लगता था आईडीटी। तो मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे ऑडिट में ना कोई डिपार्टमेंट नहीं था, तो मैं मेरे काम को देख के ना मेरे को सर ने मैक्लॉड्स पे डाल दिया था। मैक्लॉड्स में हमारा इनकम टैक्स भी हमको ही करना था, आईडीटी भी हमको ही करना था, हम लोग टीम थे 4 जनों की, ठीक है। अब उसमें क्या था कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत क्वेरीज अच्छे से निकाल रहा था, तो मैं थोड़ा लीड में आ गया था, तो वो लोग भी सब मेरे से ही बात करते थे कि ये ऐसा ये वैसा। तो वो टाइम पे ना मैंने सैनवेट की वर्किंग, सैनवेट मतलब अपन आईटीसी किया ना, आईटी मैंने बोला भी साथ को, ये आईटीसी की वर्किंग में मैंने बहुत बड़ा एक फ्लॉ निकाला था उनका, ठीक है, जिसके कारण कंपनी को क्रेडिट कम मिल रहा था, ठीक है। तो वो निकाल के मैंने उनको प्रेजेंट किया था, तो उसके बाद में ना लाइक हमारी फॉर्म की इज्जत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से उनका लॉस हुआ था, ठीक है। तो पहले तो हमको 15 दिन उसमें लग गई कि अभी जो लॉस हुआ है क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं, क्या हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो उसका आंसर ऑब्वियसली नहीं था। तो अब ये सब करने से ना फ्यूचर में हमारे सीएफएम की क्योंकि इज्जत बढ़ी, उसको हमारे सीएफएम को उनसे और काम मिला, ठीक है। आज तो क्या वो सीएफएम अलग लेवल पे चले गई, ठीक है, और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, प्लस दूसरी फार्मा कंपनी देखती है ना यार इसकी कंपनी में इतना बड़ा चीज़ निकली तो हमारी कंपनी में भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो आप अगर वैल्यूएबल हो तो लोग आपको ऐसी चीज़ें ऑफर करेंगे जिससे आप उनके हिसाब से चल सकें, लेकिन आपको चलना नहीं है, क्योंकि बुक में लिखा है देयर शुड नॉट बी एनी फैमिलियरिटी। क्लियर है, क्लियर है एकदम। तो ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको इन्होंने दिए हैं। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा है सेल्फ रिव्यू, तीसरा है एडवोकेसी, चौथा है अगर आप में से किसी का भी ध्यान अभी नहीं है या आप अभी लर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आगे जाके आपको ये चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है, चॉइस आपका है, ठीक है। 4 हो गए, ठीक है, ओके, 5वां पढ़ बता दी थी। डेटर्ड मतलब स्टॉप लिख दो आप भले, इंटीमिडेशन थ्रेट्स, इंटीमिडेशन थ्रेट्स का मतलब होता है धमकी देना, क्या होता है, या इनडायरेक्टली डराना। तो आपको आपका क्लाइंट इंटिमिडेट कर रहा है, ठीक है, कि आपको वो ऑब्जेक्टिवली काम करने से रोक रहा है, आपको वो ऑब्जेक्टिवली काम करने से रोक रहा है, ठीक है, और आप उसके कारण अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगा पा रहे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब हर बार अलर्ट रहना, कुछ तो गड़बड़ है दया, हर बार अलर्ट रहना, ठीक है।
मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन जब पढ़ते हो आईसीआई का, देयर शुड ऑलवेज बी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। अलर्ट रहो कि क्वेश्चन में कोई ट्रिक हो सकती है जो आपके पकड़ में ना आए। वैसा ही ऑडिट करने के दौरान अलर्ट रहो कि आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा है, या आप इस चीज को दूसरे एंगल से तो सोच नहीं रहे। सही बात है ना? ठीक है। तो बोलता है कि इंटिमिडेशन थ्रेट्स ऑकर, बोलो वापस से, when auditors are deterred from acting objectively, intimidation threats occur when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism। ठीक है, आपको डेटर किया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है ऑब्जेक्टिवली काम करने से। समझ में आ रहा है क्या साई श्यामा? वेरी गुड। ठीक है, बेसिकली दिस कुड हैपन, बोलो अब ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर, बिकॉज ऑफ ओवर डिसएग्रीमेंट, लिखो उसको, वो इस एग्रीमेंट लिखा है, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। यस है ना? ये कब हो सकते हैं? जब आप डिसएग्री कर रहे हो, और डिसएग्री कर रहे हो, आप मानने को रेडी नहीं हो, फिर आपको थ्रेट मिल रहा है कि ठीक है ना, ये साल का ऑडिट कर ले, अगले साल तू कैसे अपॉइंट होती है मैं देखता हूँ। अरे अल्टीमेटली अपॉइंट करता है शेयर होल्डर, रेकमेंड कौन करता है? बोर्ड। समझता है शेयर होल्डर को कुछ? वो जो रेकमेंड करता है नॉर्मली वही एक्सेप्ट होता है। समझ में आ रही बात? इसके लिए वो आपको कहीं ना कहीं थ्रेट दे सकता है। चलो वापस से, इंटिमिडेशन थ्रेट ऑकर, सब लोग बोलो और लर्न करो, मैं आपके लिए बोल रहा। when auditor are deterred to from acting objectively, बोलो with adequate degree of professional, full stop। ठीक है, आगे क्या है? बेसिकली दिस कुड ऑकर with a threat of replacement over disagreements। ठीक है, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन पे आपका कुछ और मत है, उनका कुछ और मत है। ठीक है, या फिर आपको वो धमकी दे रहा है कि मैं तेरे पे केस कर दूंगा, मैं तेरे पे झूठा केस डाल दूंगा, लड़ते रहे। ठीक है, such threats attempts to intimidate auditor to deter them from acting objective। वही ऊपर की लाइन नीचे, क्लियर है? पांचों थ्रेट हो गए। पहला कौन सा था? इंटरेस्ट। दूसरा इंटरेस्ट में क्या था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद में अपना रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, उसमें क्या कर रहे हो तुम? जजमेंट और कंक्लूजन, बोलो वापस से। तो रिव्यू में इंपॉर्टेंट क्या है? जजमेंट और कंक्लूजन, उसका तुम रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, जो तुमने प्रीवियस ऑडिट में किया है, या फिर तुम्हारे सीएफएम में कोई मेंबर है, ठीक है, जो पहले उस कंपनी का डायरेक्टर था, करेक्ट है। और सेल्फ इंटरेस्ट में तुमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा एडवोकेसी। ठीक है, कि आप प्रमोट कर रहे हो, बोलो प्रमोट द क्लाइंट्स ओपिनियन, बोलो। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का की सेंटेंस क्या है अपना? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बोलो खत्म। फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट, उसका क्या है? जजमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड कंक्लूजन, बोलो। या फिर मेंबर ऑफ फर्म वाज प्रीवियसली डायरेक्टर। ठीक है, फिर तीसरा एडवोकेसी, प्रमोट और परसीव टू प्रमोट क्लाइंट्स ओपिनियन। चौथा फेमिलियरिटी थ्रेट्स। ठीक है, हाँ सेल्फ, वो ठीक है, सेल्फ डेवलप रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड बीइंग सिंपैथेटिक टू क्लाइंट्स इंटरेस्ट। पांचवा है इंटिमिडेशन। ठीक है, डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। समझा? फटाफट है। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 90 सेकंड्स। फटाफट लर्न करो जल्दी, एग्जांपल के साथ 90 सेकंड्स में। 90 सेकंड्स टाइमर।
डन। चलो आ जाओ आप सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। तो अभी आपने कौन सा रोमन डाला हुआ है? इंडिपेंडेंस का डाला हुआ है। थर्ड सेपरेट रोमन डाला है थ्रेड्स का। उसमें ए बी सी डी ई बिना देखे पांचों थ्रेड के नाम लिख दो, बिना देखे फटाफट मैप में। हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिखो सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट रोमन। हो गया। इसके बाद में अगला रोमन लिखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जरूरत नहीं है ना, एक लाइन छोड़ के लिखो ना, क्या प्रॉब्लम? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। चलो अभी आ जाओ सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। पढ़ो वर्का। बस इतना आप समझो, सब लोग ऐसा पढ़ने की हैबिट डालो। सेफगार्ड क्या है? एक्शंस है, चाहे इंडिविजुअली लो या फिर दो तीन सेफगार्ड साथ में लगाओ, बराबर बात है, ठीक है। सेफगार्ड का मतलब क्या हुआ वैसे डिक्शनरी मीनिंग? प्रोटेक्ट करना सर, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो सेफगार्ड क्या है बरखा? एक्शंस है, इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन में। आगे अब ये सेफगार्ड्स कौन लगाता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट लगाता है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या लगाता है? सेफगार्ड्स लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि इफेक्टिवली वो रिड्यूस कर सके, मतलब कम कर सके। क्या कम करना है? थ्रेड्स। काय का थ्रेड? कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो अपने हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी, पांचवा प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ऑडिटर कंप्लाई करता रहे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब एक अच्छे लेवल तक हम इस प्रिंसिपल को कंप्लाई करते रहे। कोई भी थ्रेड्स इस प्रिंसिपल्स को अगर हो तो वो थ्रेड्स को अपन सेफगार्ड कर ले, मतलब वो थ्रेड्स से अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड कर ले। थ्रेड्स किसको प्रॉब्लम कर रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, तो उसके बीच में अपन क्या खड़ा कर रहे हैं? सेफगार्ड। क्लियर एकदम, ठीक है। To address the issue, the following guiding principles are to be applied, ठीक है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल आपको लगाने पड़ेंगे जब आप सेफगार्ड लगा रहे हो, ठीक है। पहला पढ़ो बरखा। अगर आप चाहते हो कि पब्लिक को ऑडिट की क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए तो होना भी चाहिए, ठीक है। ऑफ द एंटिटीज दैट दे आर ऑडिटिंग, किससे इंडिपेंडेंट रहना है तुमको? जो एंटिटी का तुम ऑडिट कर रहे हो उससे। ये पहला आपका प्रिंसिपल है जब आप सेफगार्ड लगा रहे हो, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल? बिना देखे, अगर पहले नियम बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि पब्लिक को ऑडिट पे कॉन्फिडेंस रहे तो आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द ऑडिट, the auditor should be independent of the entity and he should appear to be independent of the entity। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का? अगला पढ़ निहाल।
हेलो, बोलो। हाँ, ऊपर चले जाओ ना। नहीं, मैं बाहर हूँ ऑफिस में, ऊपर मम्मी, आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा अभी। मैं रहता तो मैं नीचे लाके देता था आपको। लिफ्ट है, चले जाओ। बोलो। बिफोर। Before taking on any work, an auditor must simultaneously consider whether it involves threats to the human. मतलब क्या हुआ? कोई भी काम करने के पहले ऑडिटर को पता रहना चाहिए कि इसमें थ्रेट है क्या उसके human. परफेक्ट है। अरे ये कितना बढ़िया सेफ गार्ड है कि सर लेने के पहले देख लो ना कि आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है तो लो ही मत। सिंपल सी बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम सेफ गार्ड लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम क्या लगा रहे हैं? सेफ गार्ड, कि हमारा इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो। ठीक है। उसके लिए पहले हमने क्या बोला कि इंडिपेंडेंट तेरे को रहना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा क्या बोला? ऑडिट लेने के पहले ही कॉन्शियसली, मतलब ध्यान से सोच ले कि तेरा कोई इंडिपेंडेंस ये ऑडिट के कारण हर्ट तो। समझा? तीसरा पढ़ो सृष्टि। ठीक है। अब मान लो निहाल ने बोला कि सर लेने के पहले सोच लो। देखो कितना लॉजिकल पॉइंट है। सबसे पहला तो एक जनरल गाइडेंस दे दी, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहे तो आपको इंडिपेंडेंस रहना होगा। ये अनुश्री जनरल गाइडेंस है। अब इसके लिए क्या करना है? पहला निहाल ने बोला कि सर लेने के पहले सोच लो, है तो लो ही मत। ठीक है। सो बिफोर टेकिंग एनी वर्क ऑडिटर मस्ट कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स एनी थ्रेट। ठीक है, पहले सोच लिया। अब उसके बाद में करना क्या है? हाँ, थ्रेट है। निहाल के बोलने के थ्रेट है। अब वो क्या बोलता है कि अगर ऐसे थ्रेट है, यहां पे हमने क्या बोला कि उसको कंसीडर करना है कि थ्रेट इन्वॉल्व है क्या, क्वेश्चन मार्क। उसका आंसर है सर थ्रेट है। चलो बताओ क्या करना है। इफ थ्रेट एग्जिस्ट, पहला डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क, मतलब ले मत, मतलब ले मत। डेजिस्ट मतलब मत लो। डेजिस्ट का मतलब होता है लेना नहीं। सबसे पहला तो तू वही करेगा ना सर्व कि मैं नहीं लूंगा सर, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आते हुए क्लाइंट को अपन लात मारते क्या? नहीं ना। तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नहीं केवल पहला तो तू ले ही मत। अगर तू ले रहा है तो थ्रेट को एलिमिनेट कर। सर थ्रेट को एलिमिनेट करना मतलब, अगर मान ले कार्तिक मेरे टीम में है, कार्तिक के सगे मामा जो है वो क्लाइंट के डायरेक्टर है, मैं कार्तिक को बोलूंगा कल से काम पे मत आ। थ्रेट एलिमिनेट कर दिया, अब कोई थ्रेट ही नहीं है। अरे लॉजिकल बोल रहा ना मैं बोलूंगा भाई काम पे मत आ, या एटलीस्ट ये ऑडिट पे मत आ। अगर मैं एलिमिनेट करने की बात कर रहा हूँ भाई श्यामा, तो मैं इसको बोलूंगा काम से चले जा, मतलब मेरी फॉर्म के आसपास भी दिखना मत। राइट, नंबर 1। नंबर 2, वो पॉसिबल नहीं, सर ये गलत है, सामने वाले का भी पेट भरना है, बराबर है। तो क्या करो, एट द वेरी लीस्ट कम से कम इतना करो कि उसको ये ऑडिट से निकाल दो, फॉर्म में से मत निकालो, उसको किसी दूसरी ऑडिट में डाल दो जहां उसका कोई रिलेटिव नहीं है। सो एट द वेरी लीस्ट बोलते ना, कम से कम तू इतना तो कर सकती ना। तो एट द वेरी लीस्ट क्या कर, पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स व्हिच रिड्यूस द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल। ऐसे सेफगार्ड लगा कि वो थ्रेट को तू एटलीस्ट एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आ रही है कि तेरे को उतना हर्ट नहीं हो। बराबर है ना? अपन अगर कोई रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, या तो अपन ब्रेकअप कर लेते, टोटली कट ऑफ, तुम जेंजी हो, तुमको ऐसे सिखाना होगा, टोटली कट ऑफ। या फिर आजकल क्या चल रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स रहेंगे, तो आपने एक्सेप्टेबल लेवल पर लिया। फ्रेंड्स रहना मतलब एक्सेप्टेबल लेवल ला लिया, ठीक है। और टोटली कट ऑफ मतलब आपने एलिमिनेट ही कर दिया थ्रेट को, ठीक है ना? चलो, ये 3 पॉइंट समझ में आया क्या? आप क्या कर रहे हो? आप लगा रहे हो सेफ गार्ड। क्या लगा रहे हो? सेफ गार्ड क्या है? एक्शन है, इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन में। क्यों लगा रहा है? कौन लगा रहा है? ऑडिटर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब उसमें पहला क्या करना है? पहला जनरल गाइडेंस है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस चाहिए तो तू इंडिपेंडेंट रहना। दूसरा, कोई भी काम लेने के पहले देख लेना, कॉन्शियसली सोच लेना कि कोई थ्रेट इन्वॉल्व है क्या। तीसरा, अगर थ्रेट इन्वॉल्व है तो यू शुड डिसिस्ट फ्रॉम टेकिंग द वर्क, और यू शुड एलिमिनेट द, काम ले ले लेकिन थ्रेट को एलिमिनेट कर दे। वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम सेफगार्ड लगा कि तेरा जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे आ गया। चौथा, if the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguard, देखो यही से पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है। सृष्टि, यहाँ पे देखो क्या बोला था, कम से कम क्या लगाना है?
सेफ गार्ड लगाना, लेकिन अब वो यहाँ बोल रहा है कि नहीं, चलो वो पॉसिबल नहीं कि तुम फुल्ली इंप्लीमेंट कर सको एकदम बढ़िया वाले सेफ गार्ड, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन ही शुड नॉट एक्सेप्ट द। समझ में आया क्या? पक्का? ये हो गया सेफ गार्ड। 1 मिनट लो, हाथों हाथ पढ़ो और लर्न करो इमीडिएटली। टाइमर ऑफ 1 मिनट। हो गया? आप इसको लॉजिकली लर्न कर सकते हैं। फाइनल रिवीजन, पहला जनरल गाइडेंस, इफ यू वांट पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस देन यू शुड बी इंडिपेंडेंट, यू शुड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। अब दूसरा तेरे पास कोई काम आया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्शियसली कंसिडर वेदर देयर इज एनी थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, इफ यस देन द ऑडिटर शुड desist from the work, either eliminate the work or at least put some safeguard to reduce the threat to an acceptable level. If you are not able to prove credible or appropriate safeguard, then in that case हाथ जोड़ दो, भेज दो वापस। ठीक है, चलो अब अगला लिखो। ये तो लिख लिया अपन ने ना, स्केप्टिसिज्म। चलो पढ़ बोलो मी का। देखो पढ़ना भी है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है, वो स्पीड में पढ़ो, ठीक है। बस यहाँ तक एक्सप्लेन करो। परफेक्ट। कि ऐसी कंडीशंस को लेके अलर्ट रहना कि कोई मिसस्टेटमेंट हो सकता है। मान ले तू इन्वेंट्री का ऑडिट कर रही है, एक मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तू ऑडिट कर रही है इन्वेंट्री का, ठीक है। अब इन्वेंट्री का ऑडिट कर रही है, वो इन्वेंट्री क्या है, ये माइक है, ठीक है। अब ये माइक का बॉक्स रहता है, एक पैकिंग बॉक्स रहता है, राइट, ऐसा खुला दिखता है, कोई बॉक्स में आता होगा। तो ये माइक के ना बॉक्स पड़े थे सब, ठीक है, बॉक्स पड़े थे। अब इन्वेंट्री की काउंटिंग चालू थी, समझना, काउंटिंग चालू थी। अब काउंटिंग करते करते पता है क्या हुआ, कुछ बॉक्स ना खाली थे, लेकिन प्रॉपरली बंद करे हुए थे, एज इफ कि उसके अंदर कुछ है, ठीक है, लेकिन वो था कुछ भी नहीं उसके अंदर, लेकिन वो उस तरीके से रखे हुए थे। तो वो काउंटिंग वाला पर्सन जो क्लाइंट का एम्प्लॉय था, वो उसको भी काउंट कर रहा था। अब तेरे को मालूम पड़ेगा क्या, तू थोड़ी काउंट करती, तू तो ऑडिटर है ना, तू ऑब्जर्व करती, यू आर अप्लाइंग ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर, ठीक है। वो तू वैसे खड़े और वो काउंट करे जा रहा। अब क्या हुआ, थोड़ी हवा आई तो एक दो बॉक्स थोड़े उड़ के चले गए। अब तेरे को यहाँ पे लगाना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, फिर यार ये बॉक्स उड़ के कैसे गए, अगर उसके अंदर माइक है तो हवा उसको उड़ा सकती क्या। मतलब तेरे को समझ में आया कि ये खाली बॉक्स रखे गए, मतलब हर 5 में से एक दो बॉक्स खाली है। तब तेरी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, तेरे को बोलना चाहिए भाई पूरा पहले तो वापस जा, ठीक है, और ये बॉक्स खाली कैसे है, पहले मैनेजमेंट को पूछ, और उनसे एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ले। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? प्लस वो खाली बॉक्स तेरी इन्वेंटरी की काउंटिंग में आनी चाहिए क्या, जितनी भी खाली है उनको अलग कर, बराबर है ना, करेक्ट है ना। तुमको एक और तरीका बताता हूँ इसी में, प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तुम क्या करो, एक वेट मशीन लाओ, एक बॉक्स का वजन कर लो, बॉक्स विथ माइक इन दैट, ठीक है, उसका वजन मान लो 1 किलो आया। फिर क्या करो, पूरे बॉक्स का वजन कर लो, जितना किलो आया, मान लो 1000 किलो आया, डिवाइडेड बाय 1 कर दो, उतने पीस तुम्हारे इन्वेंट्री में रहने। समझ में आया? इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वापस से सेंटेंस पढ़ो,
रेफर्स टू एन एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड। हर बार आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए, वो बोले जा रहे हैं आप एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में आपका हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, आपको पूछना चाहिए सर, उसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग माइंड। मैं बोले जा रहा है आप एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं। मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा पूछो, मैं बोल रहा हूँ स्केप्टिसिज्म रखो कि जहां आपको चीज अटपटी लगती है वहां पूछो, करेक्ट है ना। क्वेश्चनिंग माइंड मतलब क्या है, हर चीज में सवाल पूछो। छोटे बच्चे नहीं पूछते क्या, ये ऐसा क्यों है, चांद ऐसा क्यों है, सितारे कौन है, ये है वो, ये सब कोई काम का क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्वेश्चनिंग माइंड कि अलर्ट रहो। आगे, ठीक है, समझ में आया स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन क्या है। सिर्फ यही तक रखो आप, फ्रॉड तक, ठीक है, कि इट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस दैट देयर मे बी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो एरर से हो चाहे वो फ्रॉड से हो। आगे, अभी मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, क्या बोला कि आपको अलर्ट रहना, काय के लिए अलर्ट रहना है कि देयर कैन बी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि अलर्ट रहने का मतलब क्या है, अलर्ट रहने के कुछ एग्जांपल बता रहा है। पहला, कितना सही बात है, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। क्या मतलब हुआ दिव्य इसमें, एग्जाम्पल के तौर पे बोला आपने, सही, एग्जाम्पल के तौर पे वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, है ना, अलग अलग बता रहे हैं, वो मैं समझ गया। बता एग्जाम्पल बता। हाँ, ठीक है, मतलब एक ही चीज को लेके दो तरीके से एविडेंस। तू बता क्या बता रहा था। मतलब अगर किसी कंपनी की पॉलिसी होगी कि वो लेटर से सिर्फ क्रेडिटर से सिर्फ क्रेडिट परचेज करते हैं और वहाँ पे क्रेडिट में इतना स्टॉक दिख रहा है, लेकिन अब अगर अपन ने इन्वेंटरी में देखा, इन्वेंटरी का अकाउंट देखे तो वहाँ पे अलग मेजरमेंट दिखता है, जो फिजिकल काउंटिंग करते जब मतलब लीको फिको में करते। उसका बोलना है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक अलग दिख रहा और फिजिकल काउंटिंग करते वक्त स्टॉक अलग दिख रहा, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको बनाने, बोला आपने सही। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अब कोई चीज को लेके अपन इंक्वायरी करते हैं, है ना। जैसा वो अपने को हवा आई और वो जो खाली डब्बे थे, एम्प्टी बॉक्सेस थे, वो उड़ गए, तो हमने वो एम्प्लॉय को इंक्वायरी किया, क्या है रही है, तो बोले सर वो एक्चुअली गलती से यहाँ पे रखे थे इसके लिए उड़ गए। तो उसने अपने को रिप्लाई दे दिया, रिप्लाई टू एन इंक्वायरी इज एन एविडेंस, रिप्लाई टू एन इंक्वायरी इज एन एविडेंस, ये तुमने रिकॉर्ड कर लिया। अब तुमने यही चीज पूछी मैनेजमेंट को, हमने मैनेजमेंट को बोला कि हमको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, मतलब हमको लिख के दे दो कि ऐसा क्यों हुआ, और मैनेजमेंट ने लिख के दिया कि दैट इज अवर फॉल्ट, वी कंसीडर्ड दैट दोज बॉक्सेस आर फिल्ड बट इवेंचुअली दोज आर नॉट फिल्ड, ठीक है, ठीक है, एंड दे आर नॉट काउंटेड इन इन्वेंट्री, लेकिन वो इन्वेंट्री में काउंट हुए थे। कहने का मतलब क्या है, जो इंक्वायरी से तेरे को एविडेंस मिला और जो मैनेजमेंट के लेटर से तेरे को एविडेंस मिला, वो दोनों आपस में, समझ रहा ना, सीआईडी वाईडी देखा होगा कभी, दो सबूत आपस में बता रहे, इशारा कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। हमको घटना स्थल पे सामने वाले का मोबाइल मिला, लेकिन सामने वाला हमको शो कर रहा है कि उसी दिन वो हरिद्वार में था। अगर वो उसी दिन हरिद्वार में था तो उस दिन उसका मोबाइल घटनास्थल पे कैसे मिला, दोनों एविडेंस अपोज हो रहे। समझ में आ रहा बात। दूसरा, मतलब नहीं, थोड़ा अलग हो गया। बोल यशी, हाथ ऊपर जरा। हाँ प्रीत बोल। एग्जैक्टली, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली
जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर सवाल पैदा कर रहा है। इसका कोई एग्जांपल दे सकते साई शर्मा? देखो, आप ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, आप नीचे गए, भी कुछ खाना वाना है, भूख लग रही है, नीचे गए, आपने बोला भैया एक भेल दे दो, उसने भेल बनाया। अब वो लोग यूज करते पेपर्स, उसने भेल बनाया, आपको पेपर पर डाल के दे दिया। मान लो आप ठेले पे खा रहे थे, कोई दुकान पे नहीं खा रहे थे, आपने खा ली, पूरी भेल खा ली। भेल खाने का दिखाओ, पेपर जो है वो एक इनवॉइस है, और इनवॉइस वो कंपनी का जिसका ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि आप उसी कंपनी के बिल्डिंग के नीचे भेल खा रहे हो। इनवॉइस का है, दिख रहा सेम साल का है। इनवॉइस नंबर देखा तो यार ये नंबर भी इसी साल का है, स्टैम्प है, साइन है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ना उस पर कोई डुप्लीकेट लिखा है, कुछ भी लिखा नहीं। मैं इनवॉइस लेके गया, डॉक्यूमेंट्स खोले, चेक किया तो हूबहू सेम इनवॉइस, सेम नंबर, एवरीथिंग सेम, जस्ट द रेवेन्यू अमाउंट, द सेल्स अमाउंट इज डबल, सेल्स अमाउंट इज डबल। अब सच्ची एक बात बता कि इनवॉइस सीरियल रहते 1 2 3 4 5 6, अगर तूने 5वें नंबर का इनवॉइस कैंसिल भी किया था तो फिर 6वां नंबर बनना चाहिए था, 5वां नंबर का इनवॉइस फिर से कैसे बन गया? नाउ देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन on the reliability of the documents which you have already verified। समझ में आई बात? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, सो ऐसी इंफॉर्मेशन तुमको मिल गई। अब यही तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना, तू बेल खा रहा, तूने देख लिया, कार्तिक पर छोड़ना है क्या है, कागज के टुकड़े बोले नहीं, यही तो क्वेश्चनिंग माइंड है, इसी को तो लेके ऊपर जाना है। सही समझ में आ रहा? ठीक है, तो इस यहां पे आपको अलर्ट रहना है। क्लियर है? थर्ड पढ़ो सही क्षमा। मतलब ऐसी कंडीशंस जो आपको इंडिकेट कर रही है कि यार एक पॉसिबल फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। ये सेम एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि यार ये पक्का फ्रॉड है, क्योंकि एक बात तो फिक्स है मेरे दिमाग में कि सेम सीरियल नंबर का इनवॉइस नहीं बनता। तूने या तो कैंसिल करा, चल ठीक है मैं समझता हूँ, कभी पन्ने उड़ के गिर जाते हैं, लेकिन सेम इनवॉइस नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी सब मेरे को चलता था। अगर सेम इनवॉइस नंबर है दैट मीन्स आपका मैनुअल कंट्रोल है इनवॉइस नंबर के ऊपर, फिर तो आपने कुछ भी किया होगा मेरे को मालूम नहीं होगा। ठीक है, चौथा, हाँ है ना, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं जो आपको लगे कि आपको ऐसे से बाहर जाके कोई ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज एन इशू। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसका डेफिनेशन पढ़ो जोड़ के। बस वापस से आगे, ड्यू टू, बस समझा? वापस से सेंटेंस बोलो। परफेक्ट है। उसके बाद में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, कौन सी चीज को लेके अलर्ट रहना है? पहला पढ़ो, दूसरा, बस 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 यही तक रहो। ठीक है, तीसरा, चौथा, एसएस के अलावा आपको कोई ऑडिट प्रोसीजर लगानी है। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है? बिना देखे, मेन मेन क्रक्स, कॉन्ट्राडिक्ट, ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट। दूसरा क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। तीसरा क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। चौथा क्या है? अदर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, लर्न करो फटाफट, हार्डकोर लर्निंग करो, एकदम लाइटली मत करो, ये टाइम यूटिलाइज करो।
चलो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। बोले ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत जरूरी होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन करे हैं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, ये भी देखना, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आपको ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल वो करना है असेसमेंट, इसको करो हाईलाइट। और दूसरा सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या, आपको ये दोनों चीज देखना, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत जरूरी है जब आप ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट कर रहे हो, और जब आप ये देख रहे हो कि द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये दोनों चीज करते वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना जरूर से, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नेवरदलेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द रिलायबिलिटी, नेवरदलेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू Nevertheless, auditor is required to consider the reliability of information to be used as audit evidence. जो भी इंफॉर्मेशन को वो एविडेंस के तौर पे यूज कर रहा है, उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं। इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको डाउट है कि सर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, या फिर आपके पास में फ्रॉड के इंडिकेशन है कि सर कोई फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसे रिक्वायर करता है दैट द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट फर्दर, कि ऑडिटर फर्दर इन्वेस्टिगेट करे। ऑडिटर क्या करे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करे और डिटरमाइन करे कि क्या मॉडिफिकेशंस उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर में करने पड़ेंगे उस मैटर को रिजॉल्व करने के। आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करने के दौरान आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली जिसकी रिलायबिलिटी आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, आपने पूरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा दिया, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, तो बोलता है कि ऑडिटर को फिर देखना है कि जो ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म कर लिए हैं उसको किस तरीके से मॉडिफाई करे। मॉडिफाई करना मतलब कैसे वो अपने प्रोसीजर और बढ़ाए, किस तरीके से और लगाए कि उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो वो यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर है। सो नेवरदलेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसको ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करनी है। अगर उसको डाउट है रिलायबिलिटी के ऊपर, या उसको लग रहा है कि वो पॉसिबल फ्रॉड है, तो ऐसे क्या बोलता है कि ऑडिटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसको डिटरमाइन करना चाहिए कि क्या मॉडिफिकेशन या एडिशन उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर में करना पड़ेगा, ताकि ये मैटर को वो रिजॉल्व कर दे और ताकि उसको अच्छी रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर एग्जाम में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आया तो पहला तो अपन डेफिनेशन लिखेंगे, बीइंग अलर्ट टू, ठीक है, हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। उसके बाद में 4 एग्जांपल लिखेंगे। उसके बाद में अपन लिखेंगे कि एविडेंस के बारे में, ये पूरा एविडेंस के बारे में है, पहला पॉइंट पूरा एविडेंस के बारे में, इसके सामने लिख दो एविडेंस। यहां पे मैं लिख दूंगा है ना। अब ऑडिट एविडेंस के 2 सेंटेंस है उसमें, एक तो क्रिटिकल असेसमेंट ऑडिट एविडेंस और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये 2 चीज करते वक्त उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए। दूसरा अब इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या चीज कि auditor should ensure that if auditor feels that the information obtained which is his audit evidence is not reliable or there is an indication of fraud, so he should see whether he has to add further procedures, उसको कोई और प्रोसीजर ऐड करनी है। तीसरा, the auditor cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of the entity's management and TCWG। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली सर, पास्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस है कि ये विजय माल्या है, इसकी इंटीग्रिटी का कोई भरोसा नहीं है, तो उस फैक्ट को डिसरिगार्ड मत करो, उसको ध्यान में रखो और ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाओ, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट गुड विद द मैनेजमेंट और TCWG। क्लियर है, क्लियर एकदम, ठीक है। उसके बाद में नेवरदलेस अ बिलीफ that the management and TCWG are honest and have integrity does not relieve the auditor to the need to maintain professional skepticism। ये कौन एक्सप्लेन करेगा?
हाँ बरका, और अगर मैनेजमेंट और दूसरा जो गवर्नेंस ऑनेस्ट है तो इससे ऑडिटर को रिलीफ भी मिल जाएगा कि वो प्रोफेशनल स्टेटिस्टिक्स ना बने। वेरी वेरी गुड, बराबर है अनुश्री। कि सर अगर मान लो ऑडिटर को ये लगता है कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट बढ़िया है, तो वो ये बोल सकता है कि मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नहीं लगाऊंगा, उसको लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आपको ये लगे कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है, फिर भी तू प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगी। और अगर तेरे को लग रहा है कि वो डिसऑनेस्ट है या उनकी इंटीग्रिटी, तेरा पास्ट अनुभव है कि वो बेकार है, तो फिर तो तेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का बार यहां होना चाहिए। क्लियर है? ये 3 पॉइंट क्लियर है क्या? पहला पॉइंट है ऑडिट एविडेंस को लेके, दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन को लेके, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके, और तीसरा इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सीसीडब्ल्यू। साइड में लिख दो। चलो अभी मैं तुमको 1 मिनट देता हूँ, तुम ये तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ के अभी लर्न कर लो। 90 सेकंड दे दो, चलो 90 सेकंड। डन। ठीक है, अभी कौन मेरे को बताएगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, नॉट द एंटायर सेंटेंसेस, जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ इट। पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। चलो कौन बताएगा? निहाल बताएगा, ठीक है, और कौन बताएगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, याशवी, अदिति, प्रीत, दिव्या, सृष्टि, मेका, कार्तिक, आईशान, मुश्री। कितना इजी है, तो बताएगा क्या? कोई भी नहीं है निहाल के अलावा? डर रहे गाय को? क्या होगा, रॉन्ग ही होगा ना। कोई बता पाएगा? पहला एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। 5 चीजों में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। चल दिव्या बता पहला। हाँ एक सेकेंड, अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मेहिका ने तो बता दिया, अरे रुक, क्वेश्चनिंग माइंड, और क्या दिव्या? और अलर्ट। मेहिका अगला क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली आप एग्जांपल बता रहे हो?
ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और possibility of fraud फ्रॉड और or need of availability वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और or reliability of document. सुपर। रिलेटिव डॉक्यूमेंट था क्या? Now, second सेकेंड पॉइंट था, हाँ ठीक है। समर्थ अगला। conditions may indicate possible fraud. Condition नहीं वो एग्जाम्पल तो हो गए बेटा, अब उसके बाद में क्या था? और डेफिनेशन बता दिया दिव्या ने, मीका ने बता दिया एग्जाम्पल। क्रिटिकल असेसमेंट काय का? निहाल बचे हुए दो बता। हाँ रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, इसमें 2 पॉइंट थे। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पे क्वेश्चन है आपको, तो आपको प्रोफेसर एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी बहुत ऑनेस्ट है, बहुत इंटीग्रिटी है, दैट डज नॉट रिलीव यू फ्रॉम अप्लाइंग। हो गया, सुपर, बहुत बढ़िया, ये 5 पॉइंट में खत्म। अब मेरे को बताओ एक चीज कि आपको जो नोट्स बनानी है, ठीक है, अभी आपको मैं मैप बनवा रहा हूँ, ठीक है, अभी आप है ना, आपका टेस्ट मंडे को है ना, ठीक है, आप मैं आपको ट्यूजडे तक का डेडलाइन दे रहा हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लो भले, ठीक है, आप इसकी नोट्स तैयार कर लेना टेस्ट के बाद में, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करूं कि मैं आपको इनके क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे डाल दूं, ठीक है, तो तुम जब नोट्स बनाओगे तो तुम क्वेश्चन, मैं चेक करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना, फिर अपने हिसाब से बुलेट में लिखना है, एरो फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन अपना रूल क्या है, लर्न करके लिखना है, ठीक है, सब मंडे के टेस्ट के बाद, ठीक है। कोई डाउट नहीं? तो मैं आपको इन चीजों पे क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है, मेरे को सिर्फ कोई रिमाइंड करा देना आज इवनिंग में, मैं भेज पाया तो ठीक, किंतु कल इवनिंग में रिमाइंड करा देना, आप लाइब्रेरी आओगे तो मेरे को बता देना, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन, आपको व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा, वो क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। अभी तक कंफर्टेबल चैप्टर है एकदम, मजा आ रहा है, लाइट है, ठीक है, अच्छा वेटेज एग्जाम में, बहुत अच्छा वेटेज है, 2 क्वेश्चन मतलब 3-3 मार्क के तो आते ही है इसमें। ये हो गया। अभी अपना मंडे को टारगेट क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है। मेरा आज प्लान थोड़ा आगे का भी था, लेकिन क्योंकि आपका टेस्ट है तो मैं आपको ज़्यादा इक्विप नहीं करूंगा, इससे आपको चैप्टर 3 को टाइम लगेगा, क्योंकि मंडे को अपन यहां तक कवर करेंगे SQC 1 के ऊपर तक, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स, 90 मिनट्स में अपने को ये कवर करना है, इजीली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में ट्यूसडे को अपना होगा, यहां तक होगा मॉनिटरिंग तक, ठीक है, और वेडनेसडे को रिमेनिंग, तो या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे या थर्सडे से बैच मर्ज हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैंक ऑडिट, ठीक है। अब इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जो कि है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो चैप्टर ना एकदम छोटा है,